तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं CRUD ऑपरेशन। एसक्यूएल सर्वर के अंदर में हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पहले हम लोग यूज़ करेंगे, उसी कोड को हम लोग फिर फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे ASP.NET के साथ में, राइट। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में क्या बनाना होगा, डेटाबेस। तो एसक्यूएल सर्वर में हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2016 है, 2016 है। आप चाहो तो उसको 2018 में, 19 में, 17 में या फिर 2008 में भी बना सकते हो। मतलब कितना भी पुराना हो डेटाबेस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में ये क्वेरी आपके हर जगह पे चलेगी। ये मेरे सर्वर का नेम है और यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी मतलब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या, ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। यहाँ से मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ एसक्यूएल सर्वर को। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर का इन्वायरमेंट ओपन हो गया। इस इन्वायरमेंट के अंदर मुझे क्या करना है, न्यू क्वेरी पे जाना है, क्योंकि आई वांट टू राइट द क्वेरीज टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स, राइट। तो मैं न्यू क्वेरी पे जाता हूँ। न्यू क्वेरी पे मेरे पास एक नोटपैड का इन्वायरमेंट आ जाएगा, जहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस। दिस इज़ अ कमांड टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने डेटाबेस का नाम ले लिया alchemy_db इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे F5। अभी जो करंटली हम लोग हैं किसके अंदर है, मास्टर डेटाबेस के अंदर है। तो अभी हमें किसके अंदर आना है, alchemy_db के अंदर आना है। तो हमें क्या लिखेंगे, यूज़ alchemy_db। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे F5 करेंगे आप देखो alchemy_db के अंदर आ गए, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको आप चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएट टेबल, इसके अंदर मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। किसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। एम्प्लॉय का एक मैं टेबल बना रहा हूँ। एम्प्लॉय का alchemy के अंदर में एक एम्प्लॉय का टेबल बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले कॉलम देता हूँ एम्प्लॉय ID, EMP ID, जो कि इंटीजर होगा और वो होना चाहिए प्राइमरी की, यानी कि एक ID मैं किसी एक ही बच्चे को दूंगा, दूसरे बच्चे को नहीं दे सकता, है ना। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम होगा EMP नेम, है ना। और EMP नेम के अंदर हम क्या देते हैं, varchar मतलब वेरिएबल एंड कैरेक्टर, और मैं चाहता हूँ कि 25 कैरेक्टर तक सिर्फ नेम ले। उसके बाद मैं चाहता हूँ उसकी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी मैं क्या इसको दे रहा हूँ, एम्प्लॉय EMP_ सैलरी। ये 3 कॉलम मैंने ले लिया और सैलरी को मैंने इंटीजर कर दिया, चाहो तो बिग इंट कर सकते हो, बिग इंट, ठीक है। फाइनली इसको आपने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आपने ये पूरी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करी, कौन सी स्टेटमेंट को, जो आपने अभी लिखा है, ठीक है, और आपने किया F5। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ इस टेबल के अंदर में मुझे अगर वैल्यूज़ के यहाँ से इंसर्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर में क्या डालना है, मुझे वैल्यूज़ डालना है, तो मैं क्या लिखूँगा, एम्प्लॉय के अंदर में वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर में अब मुझे ये देखना है इसके अंदर में कि इंटीजर जिसमें कैर होगा उसकी वैल्यू सिंगल कोट में जाएगी, और जिसमें सिर्फ कैर नहीं है उसकी वैल्यू डायरेक्ट जाएगी। तब देखो सबसे पहला इंटीजर है, कैर है उसके अंदर में नहीं है, 101। नेम है, नेम मैंने डाल दिया याचना, ठीक है, याचना हो गया। और उसकी सैलरी हो गई याचना की 22,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ तुम्हारी सैलरी हो गई, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हारा इंसर्ट करा दिया, 1 रो अफेक्टेड। सेकंड हो गया, दूसरी एक और वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो यहीं से डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँगा 2 कर दिया और मैं याचना ही रहने देता हूँ तो ये भी ले लेगा, क्योंकि एक टेबल के अंदर में सेम नेम बहुत हो सकते हैं, सेम सैलरी हो सकती है, लेकिन ID हमारी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक और वैल्यू मैं डाल देता हूँ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा। अमित की भी सैलरी तुम्हारी 25,000 रुपये मैंने डाल दी। 2 रो अफेक्टेड हो गए यहाँ पे, सॉरी सेलेक्ट नहीं किया था मेरा, तो अब मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करता हूँ। तो यहाँ पे 2 हमारे अमित और याचना हमारे डेटाबेस में हो गए। अगर मैं उस दोनों वैल्यूज़ को देखना चाहता हूँ एट अ ग्लांस, सारे वैल्यू को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जैसे मैं लिखूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास 2 टेबल थे, दोनों मतलब 2 रिकॉर्ड थे, दोनों रिकॉर्ड एट अ ग्लांस यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। अगर इसमें से मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एक कॉलम की वैल्यू को देखना, सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू देखना, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, वेयर। मैं चाहता हूँ सिर्फ याचना की रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वेयर एम्प्लॉय EMP ID इज इक्वल टू, अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 की वैल्यू, सॉरी 101, तो 101 की वैल्यू आ गई। अगर मैं 102 करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे 102 की वैल्यू शो कर रही है आपको। और अगर आप चाहते हो कि इसमें से, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ
आईडी मैं डालता हूँ तो मुझे नेम और एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। तो मैं उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए यहाँ पे EMP नेम, मैं चाहता हूँ EMP नेम और क्या चाहता हूँ EMP सैलरी, बस ये 2 कॉलम मुझे चाहिए। तो मुझे उन 2 कॉलम को मैं डायरेक्टली सिर्फ उन 2 कॉलम का ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। चाहे तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, या मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का सारे टेबल में से जितने भी वैल्यूज़ हैं उसमें मुझे सिर्फ नेम और उनकी सैलरी चाहिए, तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। तो दीज आर द क्वेरीज, हम किस तरह से इसको हम कर सकते हैं अपडेट में लाइक शो कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DDL। ये DDL स्टेटमेंट है। ऊपर वाला जो था इंसर्ट वो DML था, ठीक है। अगर मुझे डेटा को अपडेट करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, अपडेट। टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। अपडेट करना है मुझे एम्प्लॉय में से और सेट करना है। अब देखो ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी कभी भी ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी कभी भी अपडेट नहीं होगी, ध्यान रखना है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है तुम्हारी, तो वो नेवर भी अपडेट, नेवर भी चेंज, मतलब अपडेट नहीं हो सकता ना डुप्लीकेट हो सकता है, राइट। तो मुझे किसको किसको चेंज करना है, मैं सैलरी चेंज कर सकता हूँ, मैं नेम चेंज कर सकता हूँ। मैंने चेंज करना है याचना का जो सैलरी था वो 25 नहीं था 26,000 था, तो मैंने 25 कर दिया, वो गलत हो गया। अब मुझे सिर्फ उसको उस कॉलम को चेंज करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, उससे पहले सेट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 26,000, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ 26,000, तो ये क्या करेगा, पूरे इंटायर टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको चेंज कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ किसका हो, सिर्फ याचना का हो, तो फिर मैंने याचना के लिए मुझे वेयर क्लाउज लगाना होगा और याचना का एम्प्लॉय आईडी मुझे यहाँ पे देना होगा। तो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, तो क्या करेगा, याचना के सैलरी में जाके वो चेंज कर देगा। 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है। और मैं चेक करना चाहूँगा कि याचना की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो देखो याचना की सैलरी अब 26,000 हो गई, इंक्रीमेंट हो गया उसका, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने क्या किया, अपडेट कराया। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट के लिए मुझे क्या करना होगा, डिलीट टेबल का नाम एम्प्लॉय, टेबल का नाम वेयर, किसको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है। तो मैं मेरे पास 2 रिकॉर्ड हैं, तो अगर मैं किसी को भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके कॉलम का जब भी डिलीट होगा, ध्यान रखना है, डिलीट अपडेट इन दोनों के लिए वेयर चाहिए, और वेयर में प्राइमरी की पास करोगे तभी होगा वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। नहीं तो क्या होगा, वो अगर मैं याचना डालता हूँ, सपोज कर लो याचना नाम की 4 मेरे पास में स्टूडेंट हैं, 4 मेरे पास एम्प्लॉय, तो चारों को डिलीट कर देगा, वो कर देगा ना। अब मैं सैलरी के भी यहाँ पे डिलीट करूँ तो हो सकता है कई सारे लोगों को डिलीट कर दे। तो जब भी डिलीशन होना है और जब भी अपडेशन होना है, मेक श्योर कि वो प्राइमरी की हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी मान लो मैंने आप एम्प्लॉय 102 डाला और 102 को मैंने डिलीट कर दिया, 1 रो अफेक्टेड, यानी टेबल के अंदर में अब 101 नाम का कोई 102 नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं 102 को सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे देखो आपको नल दिख रहा है, देयर इज नो रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस में, अभी जो मैंने CRUD ऑपरेशन यहाँ पे आपको बताया, CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट का मतलब ये हो गया इंसर्ट, रीड का मतलब सेलेक्ट, अपडेट का मतलब चेंजेस करना, एडिट करना, और डिलीट का मतलब डिलीट। ये चारों जो क्वेरीज हैं इस पे पूरे जितने भी एप्लीकेशन आपके बनेंगे इन चारों क्वेरीज पे ही बनेंगे। कहीं पे भी अगर आप मेन ऑपरेशन कोड यूज़ करोगे तो इन चारों में से कोई एक यूज़ करोगे। जैसे कि आप फेसबुक में लॉगिन करते हो तो कौन सी क्वेरी होगी इन चारों में से, लॉगिन करा रहे हो आप, यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो तो आपका फिर अगर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड सही होता है तो आपका जाता है डैशबोर्ड पेज पे, नहीं तो नहीं मिलता है। कौन सा, रीड करना मतलब सेलेक्ट करना। अगर आप फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करते हो तो कौन सी क्वेरी होगी, फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो, आपको अपनी प्रोफाइल इमेज अपडेट करनी है, कौन सी क्वेरी होगी, अपडेट की होगी। और मुझे कोई अगर कुछ डिलीट करना है, कोई तो नॉर्मल सा की बात है। गूगल पे मैं सर्च पे लिखता हूँ कि कुछ भी लिखता हूँ, शॉप नियर मी, फूड शॉप नियर मी, तो कौन सी क्वेरी चल रही है, सेलेक्ट की, ठीक है। तो एवरीथिंग इज देयर, मतलब वहाँ पे गूगल में 2 क्वेरी चल रही हैं, एक तो सेलेक्ट भी और इंसर्ट भी हो रहा है। कुछ अगर नया कीवर्ड मिल रहा है तो कैटेगरी में जाके सेव भी कर रहा है और सर्च भी करा रहा है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे जब आते हो तो वो हिस्ट्री में आ जाता है, समझे। तो वो किसका कैटलॉग भी क्रिएट कर देता है, कुछ अगर नया कीवर्ड मिलता है तो उसको सेव भी कर देता है। गूगल में ऐसी क्वेरी चलती है, चलो देखते हैं वो डिपेंड करता है। इन चारों क्वेरी से आपको सारे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। तो मैंने आपने यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन किया,
मेरे पास विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2022 है, मैंने 2022 ओपन करा। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का एक फॉर्म बनाऊँ। यहाँ पे देयर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंसर्ट डेटा। अब मैं इस तरह का कोई एप्लीकेशन डेवलप करके कोई डेटाबेस बना के किसी यूज़र को दे दूँ, बोलो कि इस तरह से एम्प्लॉय को इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, तो क्या वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये क्या दे दिया है? तो लफड़े वाला काम है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। अगर मैं क्वेरीज के बोलूँगा कि एम्प्लॉय को मेंटेन करो, तो कहेगा नहीं भैया नमस्ते, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अपना सॉफ्टवेयर अपने पास रखो। ठीक है, मैं अपने हाथ से लिख लूँगा मुझे क्वेरी कैसे याद करूँगा यार? मैंने BCA MCA तो ऐसा कुछ किया नहीं है कि मेरे को कुछ पता होगा इसके बारे में, और करा भी होता तो मैं इतना टाइम नहीं है क्वेरी चलाने का। तो हमें क्या देना है कस्टमर को? हमें एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है जिसके थ्रू पूरा इंटरेक्शन कर ले। ठीक है, तो उसके लिए मैं विजुअल फ्रंट एंड में एक लेयर क्रिएट करूंगा जिसके थ्रू मैं इन सब चीज, जो ऑपरेशंस मैंने आपको यहाँ लिखा है वो बटन के फॉर्म में वहाँ पे चलेंगे, वो कमांड के फॉर्म में वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं हम, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो मेरे एप्लीकेशन का टाइप है वो ASP.NET फ्रेमवर्क है, और ASP.NEट फ्रेमवर्क के अंदर में मैं विंडोज़ वेब एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा हूँ। तो वेब एप्लीकेशन मैंने ASP.NEट फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं एप्लीकेशन का कोई भी नेम दे सकता हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रिएट पे करो। और मैं एक ब्लैंक ले लेता हूँ, बिल्कुल एम्प्टी ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, चाहो तो आप वेब फॉर्म लेके करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वेब फॉर्म में बहुत सारे नेम स्पेस ऑलरेडी रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो आप ये ले लो, बट मैं अभी एम्प्टी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही फॉर्म का काम आपसे करवाना है। तो क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया, एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन होगा जिसका नाम क्या है? वेब एप्लीकेशन 18 वेब एप्लीकेशन 18 के नाम से एक एप्लीकेशन हमारे पास में आएगा ब्रांड न्यू, जिसके अंदर में इनिशियली जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वेब पे है, ये वेबसाइट बना रहे हो तो वेब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, एक XML फाइल होगी जो कि बताएगा कि तुम्हारा फ्रेमवर्क का नाम क्या है। वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क ना, हो सकता है 17 यूज़ किया तो 17 का फ्रेमवर्क चलेगा, 19 यूज़ किया तो 19 का चलेगा, 2022 यूज़ किया तो उसका चलेगा। अभी मेरा फ्रेमवर्क 4.7.2 है तो वो होगा। अगर मैं इस एप्लीकेशन को कहीं दूसरी जगह चलाऊंगा तो वो फ्रेमवर्क देखेगा ना कि वो उसके पास है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। तो वेब कॉन्फ़िग की फाइल होगी, कुछ एप्लीकेशन डेटा का फाइल होगा। तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हो तो देखो तुम्हारे पास कुछ फाइलें आपको मिलेंगी जिसके अंदर में कनेक्टेड सर्विसेज हैं। जैसे कि आपका सपोज कर लो मैं इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली होस्ट करके बना रहा हूँ सर्वर पे ही, मतलब एप्लीकेशन बनाने से पहले मैंने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली और होस्टिंग पे ही डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो ये होस्टिंग सर्विसेज में कनेक्टेड दिखाएगा जिसमें बना, वो भी हम HTTP पे भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। कोई रिपोजिटरी हम खरीद के उस पर भी बना सकते हैं। जैसे कंपनीज वगैरह में आप जाओगे तो आप अब सोचोगे कि मैं अपने लैपटॉप में बनाऊँ, नहीं, आपको एक रिपोजिटरी कंपनी देगी, उस रिपोजिटरी के अंदर में आपको लॉगिन करना होगा और आप जो भी काम करोगे उसकी रिपोजिटरी पे करोगे। मतलब आप अपने पर्सनल फोन अगर लैपटॉप से भी यूज़ कर रहे हो तो आपका कोई प्लेस यूज़ नहीं हो रहा है, वो उसका यूज़ हो रहा है, और आप चाहोगे उसका कोई भी कंटेंट कॉपी करके अपने लैपटॉप में पेस्ट कर लो तो आप नहीं कर सकते। तो दैट इज कनेक्टेड सर्विसेज। प्रॉपर्टीज का मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ अबाउट दिस एप्लीकेशन जिसका नाम है assemblyinfo.cs। assemblyinfo.cs क्या करता है? ये आपको असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे आपने एक लैपटॉप डेवलप किया, मतलब परचेज किया, तो असेंबल कराया, तो आपके पास असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि हार्ड डिस्क किसका है, रैम किसका है, मदरबोर्ड किसका है। दीज आर द असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन। तो वैसे इसमें असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एप्लीकेशन आपने बनाया है इसका नाम क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका कल्चर क्या है, इसका कॉपीराइट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर, अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे आप इसको डिप्लॉय करोगे ना, पब्लिश करोगे, तो इसमें जो भी आप नाम रखते हो उसके नाम से यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास में है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब नेम स्पेस। इनिशियली जो हम लोगों ने एम्प्टी वेबसाइट ली थी, इसके अंदर में कुछ नेम स्पेसेस जो इनिशियली चाहिए वो है, जैसे system.drawing जो ड्राइंग को लेगा, जैसे यानी कलर वलर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, system.web इनिशियल है, कोर है, डेटा है डेटाबेस के लिए, क्योंकि उसके बिना SQL सर्वर कनेक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो इनिशियली XML है, तो इनिशियली जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको मिलता है। उसके बाद पैकेज.कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक पैकेज होगा, मतलब जब ये इसको आप बनाओगे तो इसमें एक जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का एक पैकेज क्रिएट होगा जो कि सर्वर पे डिप्लॉय होगा, तो पैकेज होता है। और एक वेब कॉन्फ़िग फाइल जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन होती है कि ये एप्लीकेशन के अंदर में फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ हुआ है, और हम डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह के लिए भी हम लोग वेब कॉन्फ़िग फाइल यूज़ करते हैं। तो दीज आर द इनिशियल लेवल ऑफ फाइल्स जो इसके अंदर में होता है। मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स, आई डोंट वांट टू सेव एनीथिंग, तो मैंने कर लिया। इसमें कोई चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एक वेब फॉर्म लेना है सबसे पहले, जिसके लिए मैं UI बनाना चाहता हूँ अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंगली, टेबल के अकॉर्डिंगली।
तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे न्यू आइटम, और इस आइटम के अंदर में मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फॉर्म। जो मैं फॉर्म लूंगा वो किसके अकॉर्डिंगली लूंगा, जो मैंने डेटाबेस बनाया है, तो डेटाबेस के अंदर मैं टेबल के बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी, 3 कॉलम के अकॉर्डिंगली मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे उस फॉर्म का नाम भी क्या ले लेता हूँ, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम से मैंने एक फॉर्म ले लिया। अब इस फॉर्म के ऊपर में मुझे ऑपरेशन बनाना है। अब डिपेंड करता है कि मुझे बनाना क्या है, इट्स डिपेंडिंग ऑन योर लाइक रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट आपको सामने एचआर से मिल रहा है या आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से मिल रहा है कि मुझे ये बनाना है, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो आप लॉगिन फॉर्म बनाओगे। आपको बोलता है कि एक फॉर्म बनाओ जिसके अंदर एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कराए, यानी कि इंसर्ट भी कराएं, डिलीट भी कराएं, अपडेट और सर्च, चारों ऑपरेशन एक ही फॉर्म पे होना चाहिए। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कराना, ऐड, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। तो ये चारों मैकेनिज्म मैं एक फॉर्म पे अगर यूज करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। डिजाइन में चले जाते हैं, एज पर द टेबल जो मेरे पास में एप्लीकेशन था, मेरे को रिक्वायरमेंट कितने फॉर्म की थी, कितने लेयर्स की थी, मेरे पास 3 कॉलम थे, तो मैंने 3 की जगह पे क्या कर लिया, 2 ले लिए, 6 ले लिए और 3 ले लिया। टेबल को मैंने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रीसाइज किया, सेंटर किया, सेंटर जस्टिफाई। फर्स्ट वाले कॉलम पे एंटर करने के बाद थोड़ा सा उसको नीचे मैंने सेंटर पे कर दिया, BR यूज हो गया इससे पहले। यहाँ पे मैंने दिया एम्प्लॉय आईडी, ये शो करने के लिए, यहाँ पूरा लिख सकते हो, ये यूज़र इंटरफेस है, यूज़र को दिखाने के लिए, तो नो नीड टू राइट सम लाइक कोई कोडिंग वर्डिंग का पार्ट नहीं है ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए, तो आप जैसे भी लिखोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड कॉलम था ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, उसके बाद है एम्प्लॉय सैलरी, दीज आर द कॉलम्स। और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूं। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। मुझे 4 बटन्स लेने हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। अब मैं नेमिंग कर लूँ, दो तरीके हैं मेरे पास। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आईडी चेंज कर दूंगा, आईडी चेंज करनी है, या दूसरा तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट करके सोर्स में जाओ, txt emp id, ठीक है। दूसरे वाले का नाम क्या था, txt नेम, आईडी में तीसरे वाले का नाम क्या है, txt सेल, कुछ भी रख लें। नाउ बटन्स मैंने लिए हुए हैं, बटन की आईडी चेंज करनी है। सबसे बेस्ट यही होता है अगर आप यहाँ से कर लेते हो तो btn सेव, और उसका सेव का टेक्स्ट क्या रखना चाहता हूँ मैं, सेव रखना चाहता हूँ। सेव मतलब डेटा को सेव करना बैकएंड पे। दूसरा फाइंड करना चाहता हूँ मैं, फाइंड। तीसरा क्या है, अपडेट के लिए, और चौथा कौन सा है, डिलीट के लिए। अब यहाँ पे नेम उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर लेते हैं, btn del डिलीट के लिए, दिस इज btn अपडेट, एंड दिस इज btn फाइंड के लिए। 4 बना दिए आपने, इस तरह से हमारा हो गया। अब हम लोग फॉर्म पे आते हैं वापस। ये मेरा फॉर्म है, डिजाइनिंग आपकी हो गई, डेटाबेस आपने बना लिया। अब आपका तीसरा पार्ट क्या है, कनेक्टिविटी। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर बैक एंड टू फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मेरा ये है, बैक एंड मेरा इसको सर्वर, दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे। अब कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, इजी तरीका है, आप यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर ओपन कर लो। सर्वर एक्सप्लोरर आपको नहीं मिलता है तो व्यू में जाओ और व्यू से जाके सर्वर एक्सप्लोरर को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर आपको मिल जाएगा, इस तरह से सर्वर एक्सप्लोरर की विंडो मिलेगी जहाँ पे आपको कई सारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स दिखेंगे पहले से। अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो, नहीं बनाया हुआ है तो डेटा कनेक्शन पे जाके राइट क्लिक करना है आपने, डेटा कनेक्शन पे, और वहाँ पे करना है ऐड कनेक्शन। यहाँ पे वही सर्वर का नेम डालना है जो आपने पहले यहाँ पे देखा था। जब आपने को कनेक्ट पे क्लिक किया था तो जो मिला था उसी सर्वर के नेम को यहाँ से कॉपी कर लें आप, इसे क्लोज कर दें और यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। उसके बाद यहाँ से डेटाबेस को आप सिलेक्ट करें। आप लिखा हुआ है कि सेलेक्ट और एंटर द डेटाबेस नेम। अगर आपको पता है तो आप नाम जैसे ही टाइप करोगे ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। देखो मैंने इतना ही लिखा तो वो आ गया।
आने के बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे एक बार क्लिक करके चेक कर लें कि मेरा टेस्ट कनेक्शन ओके है या नहीं है। फाइनली जब ओके करोगे तो देखोगे आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा जिसमें वो टेबल की वैल्यू आ जाएगी। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन एसक्यूएल, TSQL। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर में कि आप एसक्यूएल सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर में, विजुअल स्टूडियो इन्वायरमेंट के अंदर में क्या आप एसक्यूएल सर्वर के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, और करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन एसक्यूएल कहते हैं। लेकिन देखो जो टेबल भी दिख रहा है, अगर आप चाहते हो कि यहीं पे एक नया टेबल क्रिएट करना तो बना सकते हो। अगर आप चाहते हो उस टेबल की वैल्यू देखना चाहते हो तो आप टेबल के कॉलम को भी देख सकते हो, और उसकी वैल्यू देखना चाहते हो तो वैल्यू को भी देख सकते हो। ओपन टेबल विथ डेफिनेशन और शो टेबल डेटा, टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है वो भी दिख जाएंगे आपको, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन एसक्यूएल। तो ये आपके यहाँ से डेटाबेस कनेक्टेड दिख रहा है आपको। अब उस ऑब्जेक्ट पे जाओ जो आपके पास आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके अंदर में पूरा कनेक्शन का स्ट्रिंग दिख रहा है। इसको सेलेक्ट ऑल कर लो, जिसके अंदर में आपके पास 3 चीजें आएंगी, डेटाबेस का नेम, सर्वर का नाम जो भी था एसक्यूएल सर्वर का नेम, डेटाबेस का नेम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि हमने कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर में रिटर्न है। ये चाहो तो आप अपने आप खुद से भी डाल सकते हो, बट आपको ये चीज़ फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसका ईजी तरीका ये है कि यहाँ से गेट कर लो। यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं अपने, ये मेरा ASPX का पेज है। अब मैं इसके कोड पेज पे आऊँगा जहाँ पे मैं सर्वर की कोडिंग करूँगा। तो सर्वर की कोडिंग करने के लिए या तो आप यहाँ से सर्वर के पेज को ओपन कर लो, और नहीं तो इस पेज पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओगे व्यू कोड में। तो व्यू कोड में जाओगे तो ऑटोमेटिकली ASPX.CS में आ गए। इस CS में सबसे पहले आपको वो नेम स्पेस को कॉल करना है जिसके थ्रू तुम कनेक्शन कराना चाहते हो। एंड यू हैव राइट नाउ 4 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट, OLEDB, ODBC, 4 तरह के कनेक्शन है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कनेक्शन आप यूज करना चाह रहे हो? एसक्यूएल का। क्यों? क्योंकि डेटाबेस आपका एसक्यूएल सर्वर है। तो यहाँ पे मैं लेना जा रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। सबसे पहले डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यहाँ आपने एसक्यूएल क्लाइंट ले लिया। जैसे आपने एसक्यूएल क्लाइंट लिया तो आपके पास से 4 प्रॉपर्टीज, 4 क्लास आपके पास आ गए। कौन कौन से? एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा रीडर, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो क्या करेगा? कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कराएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्लास जो कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। तो मेरा सबसे पहला एम क्या है? दोनों को कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने के लिए क्लास है जिसका नाम है एसक्यूएल क्लाइंट। तो उस एसक्यूएल क्लाइंट के नाम से एसक्यूएल कनेक्शन, तो एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से क्या करोगे आप? एक ऑब्जेक्ट बना लो, कोई भी नाम ले सकते हो। तो मैंने SQL कॉन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू न्यू क्या? SQL कनेक्शन। ये ऑब्जेक्ट बन गया एक। जो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे मुझे इसके अंदर में जो ये कॉन बनाया है SQL कॉन, इसके अंदर मुझे पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने के लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स दूंगा। डबल कोट से पहले एक आप @ यहाँ पे लगा दो क्योंकि एड्रेस है ये। तो एड्रेस के लिए @ यहाँ पे साइन यूज कर सकते हो। @ का साइन आप @ का साइन यूज करोगे, और यहाँ पे जो डबल कोट्स है ना इसके अंदर में एज इट इज पेस्ट कर दो, Ctrl+V। अगर यहाँ पे डबल कोड यहाँ पे @ नहीं लगाते हो तो आपको बैकस्लैश यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर का वो डायरेक्ट डायरेक्टरी था या इनडायरेक्ट डायरेक्टरी है, इसलिए या तो आप सीधा @ लगा दो तो वो एड्रेस को डिनोट कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपने कॉन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया SQL कॉन, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा पास कर दिया तुमने, राइट। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें यहाँ पे करना है कि अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्टिविटी तो तुम्हारी हो गई। ये कौन नाम से तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर पूरा का पूरा कनेक्शन हो गया। अब मुझे कनेक्शन की कहां जरूरत पड़ेगी? whenever I want to insert data into table, connection open, insert the table, insert की क्वेरी चलाएंगे एंड क्लोज द कनेक्शन। यहाँ पे ये काम करने के लिए मुझे यहाँ ओपन और क्लोज नहीं करना पड़ रहा था। क्यों नहीं करना पड़ रहा था? क्योंकि एसक्यूएल सर्वर का ही इन्वायरमेंट है। यहाँ मुझे एक ही बार ओपन करना पड़ा था, कनेक्ट करना पड़ा था, दोबारा तो मेरे को कनेक्ट नहीं करना पड़ा एसक्यूएल सर्वर। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल सर्वर का ही इन्वायरमेंट है। लेकिन ये चीज, ये 4 कोडिंग है ना हमारे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अगर हम वहां यूज करेंगे तो एवरी टाइम मुझे क्या करना होगा? कनेक्शन विल ओपन, परफॉर्म द क्वेरी या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उसके बाद क्लोज द कनेक्शन। एवरी टाइम वी डू दिस बिकॉज ऑफ कि मैं एसक्यूएल सर्वर के इन्वायरमेंट में नहीं हूं, मैं कहीं और हूं। गॉट इट? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। तो अब हम आ जाते हैं यहां पे। मैंने फॉर्म बना दिया है, अब मुझे ऐड करना है। आई वॉन्ट टू इंसर्ट द वैल्यू इनसाइड दिस टेक्स्ट बॉक्सेस, और यहां पे मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं मेरी वैल्यूज, ये वैल्यूज कहां चली जाए? वहां पे। कहां पे? एसक्यूएल सर्वर में। तो मैं जैसे ही यहां पे क्लिक करूंगा, एक मेरा मेथड जनरेट होगा,
सेव पे मैंने डबल क्लिक किया तो सेव का एक मेथड जनरेट हो गया। इस मेथड का नाम क्या आया, btn save। btn save ऑलरेडी आई हैव अ कनेक्शन। अब मुझे क्या करना है, मुझे वही वाली क्वेरी चलानी है जो एसक्यूएल सर्वर की क्वेरी है। एसक्यूएल की क्वेरी कौन सी है आपकी, इंसर्ट वाली, ये वाली। अगर मैं यही क्वेरी वहाँ लिख देता हूँ, सपोज कर लो मैंने एक क्वेरी यहाँ पे उठाया, कॉपी करा और यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो वो एरर आ जाएगा। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैंने कहा ये स्ट्रिंग में मुझे लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग str कुछ भी ले ले, क्वेरी है मेरी, क्वेरी के नाम से एक मैंने लिया और उसको डबल कोट्स में मैंने डाल दिया, तो क्या हो गया, ये पूरी क्वेरी हो गई आपकी। अगर मैं इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो मुझे कमांड लेना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेरी में क्या फ़र्क है, उस क्वेरी में क्या फ़र्क है। ये वाला क्वेरी मैंने बैकएंड से उठाया और इसमें स्टैटिक वैल्यू मैंने 102 अमित 25,000 डाला, यही हर बार जाएगा, हर बार तो यही जाएगा ना। लेकिन मुझे तो डायनामिक मैप करना है ना, कि जो डायनामिक जो टेक्स्ट बॉक्स में डाले वो यहाँ पे चला जाए, यानी हर एक टेक्स्ट बॉक्स की मैपिंग होनी चाहिए, हर एक टेक्स्ट बॉक्स की मैपिंग होगी तभी तो वैल्यू इंसर्ट होगा। तो हेलो टेक्स्ट बॉक्स की मैपिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को किसके टेक्स्ट के साथ मैप करना है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के इस कॉलम को किसके साथ मैप करना है, तो txt एम्प्लॉय आईडी के साथ मैप करना है, दूसरे को नेम के साथ, तीसरे को सैलरी के साथ, राइट। अब यहाँ पे मैपिंग करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंटैक्स है, सिंगल कोट डबल कोट, मतलब बैकएंड की कॉलम की वैल्यू प्लस txt एम्प्लॉय आईडी डॉट टेक्स्ट, और एम्प्लॉय आईडी के टेक्स्ट की वैल्यू के लिए प्लस डबल कोट सिंगल कोट। ये क्या किया, इसने पहले कॉलम को उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैप कर दिया। सिंगल कोट डबल कोट मतलब बैकएंड के कॉलम की वैल्यू को उठाया, जिसकी वैल्यू अभी क्या है, ब्लैंक है, प्लस का साइन कॉन्कैटिनेशन का होता है। टेक्स्ट बॉक्स एम्प्लॉय टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी आप डालोगे, सपोज वहां पे डाल रहे हो 102, उसकी वैल्यू के लिए डबल कोट सिंगल कोट, तो क्या कर रहा है, ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। वहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तुमने क्या डाला 102, तो 102 कहां चला गया, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में, पहले वाले कॉलम में चला गया ना। ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, यहां कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है, प्लस मतलब 1 + 1 इक्वल्स टू 11, ब्लैंक प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ब्लैंक प्लस 1 इक्वल्स टू 1। क्लियर है, तो ये पहले वाले कॉलम के लिए हो गया। सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और ये दूसरे कॉलम में भी अमित की जगह पे जो सेकंड वैल्यू मैंने डाली थी, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू डाली थी, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, और थर्ड वाले में भी मैंने जो 25,000 डाला था उसको भी मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। और मैं अब यहां पे इस कॉलम का नाम चेंज कर देता हूं जो मैंने डेटाबेस में बनाया हुआ है, ये सॉरी फॉर्म पे बनाया हुआ है। तो एम्प्लॉय क्या था मेरे पास में, नेम था, तो मैंने नेम के लिए कॉलम डाल दिया नेम, और उसके बाद सैलरी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे सैलरी का कॉलम डाल दिया, सेल के नाम से था। तो ये मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई, एसक्यूएल की क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब इसकी एसक्यूएल की क्वेरी के लिए मुझे पता है कि एसक्यूएल की क्वेरी है, मुझे पता है, बट इसको कैसे पता कि एसक्यूएल की क्वेरी है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने तो स्ट्रिंग लिया है। तो मुझे क्वेरी के लिए कमांड लेना पड़ेगा, एसक्यूएल कमांड। देखो आपके पास लिखा हुआ अभी आ गया कि एसक्यूएल कमांड है, तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका लिख दिया क्वेरी। जो ऊपर मैंने क्वेरी ली थी, और क्वेरी के अंदर मैं ये नहीं पता कि सर्वर का नाम क्या है। किसको पता है सर्वर का नाम क्या है, कौन को, एसक्यूएल कौन को पता है, एसक्यूएल कौन को पता है कि सर्वर का नाम। क्वेरी में तो सिर्फ ये पता है कि ये क्वेरी है जी, बट ये क्वेरी कहाँ एग्जीक्यूट होगा ये नहीं पता। वो किसको पता, कौन को पता है। तो मुझे दोनों पैरामीटर देने होंगे, क्वेरी प्लस कनेक्शन स्ट्रिंग, दोनों चीजें मेरी पास होगी कमांड के साथ में। अगर अब तो कमांड तो मैंने बेसिकली लिख लिया, बट नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट द कमांड। आपने एसक्यूएल में सर्वर में क्वेरी तो आपने लिख ली, लेकिन जब तक आप इसको सिलेक्ट करके रन नहीं कराओगे, क्या ये रन करेगा, नहीं करेगा। अब रन कराने की बारी आई हमारी। अब रन कराने की बारी आई तो मुझे क्या करना होगा, रन कराने से पहले ये चेक करना होगा क्या मैं डेटाबेस से कनेक्टेड हूं या नहीं हूं। अभी तो मैं नहीं हूं, तो नीड टू ओपन द कनेक्शन। तो कनेक्शन का नाम क्या है, द नेम ऑफ कनेक्शन इज एसक्यूएल कॉन डॉट क्या ओपन, एसक्यूएल कॉन डॉट ओपन। तो कनेक्शन ओपन हो गया। नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। क्वेरी को अब मुझे एग्जीक्यूट कराना है। क्वेरी किसमें है, सीएमडी के अंदर में। अब यहां पे क्वेरी देखो, मैंने 4 क्वेरी बताई थी, 4 में से 3 क्वेरी क्या है, डीएमएल है, क्योंकि डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन। जो मैनिपुलेशन हो रहा है किसमें किसमें हो रहा है, 3 में हो रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट में, और सेलेक्ट वाले में क्या हो रहा है, डीडीएल। तो जहां पे एग्जीक्यूट डीएमएल स्टेटमेंट है वहां लगाओगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, वहां पे क्या लगाओगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, cmd डॉट एग्जीक्यूट
नॉन क्वेरी। क्यों नॉन क्वेरी लगा रहे हो? क्योंकि डीएमएल है। स्टेटमेंट आप देखना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन तीनों में एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लगा। क्यों पूछता है ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर में? तो डीएमएल का मतलब, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना होगा, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज एंड कॉलम्स। इट रिटर्न्स अफेक्टेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये अफेक्टेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को रिटर्न करता है। इसको बोलो बैठने के लिए। तो ठीक है, तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे फाइनली क्या करना है? कनेक्शन को क्लोज करना है। तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए फिर आपको क्या लिखना होगा? एसक्यूएल कॉन डॉट क्लोज। तो कनेक्शन विल क्लोज। आपने कनेक्शन ओपन किया, क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, क्लोज कर दिया। यहां तक आपकी वैल्यू डेटाबेस में सेव हो गई। सेव होने के बाद आप क्या चाहते हो? आपका अपीयरेंस क्या होना चाहिए? क्या फॉर्म पे कुछ दिखना चाहिए कि सेव हो गया, या नहीं दिखना चाहिए? आप चाहते हो कुछ अपीयरेंस यूजर को दिखे, क्योंकि आपने तो सेव कर दिया, लेकिन यूजर को कैसे पता चला सेव हो गया? उसको कोई अलर्ट दे दो। तो अलर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट मैनेजर यूज कर सकते हैं, response.write, response.write। और राइट के अंदर में आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे डबल कोट्स में अंदर में स्क्रिप्ट ले लिया, स्क्रिप्ट अलर्ट उसका टाइप है, और डेटा में आपने लिया डेटा सेव्ड, डेटा सेव्ड का अलर्ट ले लिया। स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे क्लोज करते हो, और उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट के स्टैक को आपने क्लोज कर दिया। दैट इज, दिस इज द कोड टू इंसर्ट वैल्यू इनटू टेबल। टफ है ये? नहीं ना, कितना इजी है। वही कोड था, तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्रंट एंड से यूज करना था। तो दिस इज कोड, दिस अ कोड टू इंसर्ट डेटा। अब इसको रन करा के मैं देख लूँ एक बार कि मेरी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रन नहीं कराया है, तो एम्प्लॉय वाले को राइट क्लिक करते हैं, सेट एज स्टार्ट पेज करते हैं, और यहाँ से इसे रन कराते हैं। तो आप लोगों से जब आप लोग बनाओगे तो चेक कर लेना, जब कनेक्शन बनाते हो तो कनेक्शन बना के एक बार चेक कर लेना, उसके बाद इस पर करना। क्योंकि अगर एक साथ आप इस तरह से रन कराओगे, आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छोड़ दो, तो काफ़ी सारे एरर्स आएंगे। तो जितना एक एक स्टेप बनाओ और उसको रन करा के देख लो, तो बेस्ट यही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी हम लोगों ने जो किया है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे मेरी वैल्यूज बैकएंड में स्टोर होनी चाहिए। अब सही है, अब सही है। तो ये मेरा ASP.NET का पेज ओपन हो रहा है, जहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ डालूंगा और उसको मैं डेटाबेस में ऐड करूँगा, इंसर्ट कराऊंगा। तो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। देखो इसमें लिखा लोकल होस्ट लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन का पेज का नाम आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डालू 102, और 2 को मैंने डिलीट कर दिया था, अमित, और अमित की सैलरी मैंने 25,000। अभी तो मैंने डिलीट कर दिया था वहाँ से जब मैंने किया था। तो उसको सेव करते हैं, यहाँ पे गया डेटा सेव, मतलब मेरी वैल्यू एक डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से, अगर मैं सेलेक्ट की क्वेरी 102 की अगर चलाता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके, तो देखो यहाँ पे ये देखो 102 की वैल्यू मेरी यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि एक रिकॉर्ड मेरा सेव हो गया। राइट नाउ अब मुझे सेकेंड ऑपरेशन कराना है, कौन सा? अपडेट। अब मुझे अपडेट कराना है, फिर डिलीट करते हैं, फिर फाइंड करेंगे। अब मुझे अपडेट कराना है। अपडेट की क्वेरी के लिए मैंने तो बैकएंड में क्वेरी करी थी, फ्रंट एंड में तो मैंने किया नहीं है। अपडेट की क्वेरी मैं इंसर्ट वाले से ही बनाऊंगा। जो इंसर्ट की क्वेरी है उसी से अपडेट बनाऊंगा, और उसी से मैं डिलीट बनाऊंगा, और उसी से मैं सेलेक्ट कराऊंगा। यहाँ से मैंने इस क्वेरी को एज इट इज सेलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं फॉर्म पे चला गया, यहाँ पे अपडेट पे मैंने क्लिक किया, अपडेट का मेथड ओपन हो गया। इस मेथड के अंदर मैं Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्वेरी चेंज करनी है अपडेट की। अपडेट की क्वेरी के लिए मैंने क्या किया, मुझे यही सेम अपडेट करना है कि मैं चाहता हूँ सैलरी अपडेट करना चाहता हूँ। मैंने सीधा यहाँ से पूरा एक एज इट इज़ कॉपी कर लिया क्वेरी, जो बैकएंड में था। आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो को याद है ना, आपको तो याद है ना क्वेरी। आपने क्वेरी एज इट इज़ लिख लिया, मैं सेम क्वेरी में चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ। उस क्वेरी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या चेंज करूँगा, मुझे यहाँ चेंज करना है कि यहाँ सैलरी हो जाए इतना, यहाँ तक तो ठीक है। कॉलम का नाम भी यही है, और सैलरी भी यही चाहता हूँ। ये सैलरी मैं ये नहीं चाहता हूँ, सैलरी कौन सा चाहता हूँ? डायनामिक। मैं चाहता हूँ कि जो सैलरी हो जो डायनेमिक हो। तो डायनेमिक कहाँ से चाहता हूँ? टेक्स्ट बॉक्स txt सेल जो सैलरी नाम से बना हुआ है। तो इसकी वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था सिंगल कोट डबल कोट डालना है। बैकएंड के कॉलम के लिए सिंगल कोट डबल कोट डालना है, प्लस का साइन आपको होना चाहिए, और लागत डालोगे txt सेल जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम था डॉट टेक्स्ट, प्लस का साइन देके फिर हम लिखेंगे डबल कोट सिंगल कोट, और ये डबल कोट जो है क्या एक्स्ट्रा आ रहा है इसको बंद हटा दो। ये तुम्हारी क्वेरी हो गई। वेयर में यहां पे भी डायनामिक लिखा हुआ है,
वेयर वे डायनामिक लिखा है 101 की जगह पे अगेन वही काम करेंगे, सिंगल कोट डबल कोट प्लस, और ये किस में जा रहा है, txt एम्प्लॉय आईडी डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, और वापस हमारा डबल कोट तो रहेगा और सेमीकोलन, दैट्स इट। और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। या मैसेज में मुझे क्या करना है, डेटा अपडेटेड का मैसेज आ जाए बस, और कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैंने अमित की जो सैलरी दी थी वो 26,000 दी थी, उसको मुझे 24,000 रुपये देने थे, नहीं 22,050 ना तुम्हारी सैलरी है, अच्छा तुम्हारी 28,000 है, चलो तो तुम्हारी जो सैलरी जो है वो 28,000 रुपये मैं चेंज कर देता हूँ। तो उसकी सैलरी जो है मैंने गलती से 22,000 कर दिया था, उसको चेंज करना। अब मुझे देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, मैंने सिर्फ एक ही कॉलम को अपडेट करना है, सैलरी को, नेम को मैंने नहीं किया है, सिर्फ मेरा सैलरी होगा बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले इसमें तो मुझे एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी 102, क्योंकि उस वाले कॉलम में जाएगा, वेयर वाले में। और किसको चेंज करना है, तो सैलरी को, तो मैंने यहाँ पे डाला 28,500, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने अपडेट पे क्लिक करा, मैसेज क्या आया, डेटा अपडेटेड। अब मैं बैकएंड पे अगर चेक करूंगा तो जो 102 का, ये वाला 102 जो अमित की जो सैलरी थी, क्या वो अपडेट हुई, यस हो गई, देखो 28,500 हो गई इसकी, हो गई ना। चलो अब खुश हो। अब डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट के लिए मैं क्या करना है, मुझे अगेन स्टॉप कर लेते हैं। और अब अपडेट वाली जो क्वेरी थी मेरी, जो मैंने अपडेट में लिखी थी, वो सेम को मैं कॉपी करता हूं, और करने के बाद मैं अपडेट वाले बटन पे डबल क्लिक करा और मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, सेकंड कि अपडेट वाली जो मेरी क्वेरी मैंने लिखी थी, जिसमें अपडेट में किसको सैलरी, सॉरी अपडेट तो मैं कर चुका हूं ना, डिलीट वाली क्वेरी जो मेरी थी एज इट इज मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस डबल कोट्स के अंदर पूरी डिलीट की कोडिंग में डाल देनी है, वैसे पेस्ट करके, सॉरी डबल कोट्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। क्या है क्वेरी, डिलीट की क्वेरी क्या है, डिलीट करना चाह रहा है एम्प्लॉय को, और वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 102 को डायनामिक करना है, और 102 कौन सा है, txt id, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंगल कोट डबल कोट प्लस, उसको मैप करेंगे किसके साथ में, txt id के साथ में, उसके टेक्स्ट के साथ में, सॉरी txt emp id था, txt emp id के टेक्स्ट के साथ में, तो डॉट टेक्स्ट आएगा, और उसकी वैल्यू के लिए डबल प्लस, सॉरी टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, और वापस डबल कोट इसको बंद करने के लिए, दिस इज अ कोड टू डिलीट डेटा। और यहाँ पे क्या मैसेज देता है, डेटा डिलीटेड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको रन कराओ, तो आप देखोगे आप डिलीट करना है, हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं। अब किसको डिलीट करना है, 101 को या 102 को, चलो अमित को डिलीट करते हैं डेटाबेस से, क्योंकि अमित का सिलेक्शन हो गया। तो अमित को डिलीट करने के लिए मुझे अमित की आईडी डालनी पड़ेगी, अमित की आईडी है 102 को मैं सीधा अगर डिलीट पे क्लिक करता हूं तो देखो वहाँ मैसेज आया डेटा डिलीटेड, और डिलीटेड के बाद अगर मैं एसक्यूएल सर्वर में जाके इसको क्वेरी को 102 को सर्च करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास ब्लैंक दिखाएगा, देखो नो 0 रो अफेक्टेड दिख रहा है, 0 रो अफेक्टेड, मतलब इसमें कोई टेबल में डेटा अब नहीं है, टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, 0 रो अफेक्टेड, कुछ नहीं है। नाउ आई वांट टू फाइंड द डेटा, फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सेम क्वेरी मेरे पास लिखी हुई, लेकिन इसमें आपको एक और क्लास यूज करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट के लिए एक और क्लास की जरूरत पड़ती है, क्या नाम है, एसक्यूएल डाटा रीडर, एसक्यूएल डाटा रीडर, जो कि रीडिंग का काम करता है, ठीक है। तो रीडिंग के काम करने के लिए मुझे क्या करना, अगेन स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद 5 मिनट्स स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे सेम क्वेरी कोई भी उठा लेते हैं, चलो इसमें मैं इंसर्ट वाली क्वेरी को मैं कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, कॉपी कर ली मैंने, फाइंड पे चले गए। अब देखो फाइंड किसके थ्रू करना है, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू फाइंड करना है, कंट्रोल वी पेस्ट किया, क्वेरी लिखना है मुझे किसके लिए, फाइंड का। फाइंड की क्वेरी के लिए मैंने सेलेक्ट वाली क्वेरी यहाँ से उठा ली, ये वाली सेम जो आपने लिखा था फ्रंट एंड पे, ये कॉपी कर लिया बैक एंड वाला, और उसको आपने क्वेरी को यहाँ पे इंसर्ट वाले में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। क्वेरी चेंज करनी है, क्या क्वेरी चेंज होगी, सेलेक्ट करना है मुझे एम्प्लॉय, मेरे को सारे चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तीनों को सेलेक्ट करना है, तो तीनों कॉलम को बार बार लिखने से अच्छा है स्टार डाल दो,
स्टार का मतलब ऑल हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। अब इसको मुझे डायनामिक करना है तो क्या करना होगा, सिंगल कोड डबल कोड, सिंगल कोड डबल कोड प्लस उसका नाम जिसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल रही है, क्या txt एम्प्लॉय आईडी डॉट टेक्स्ट, इसकी वैल्यू के लिए डबल कोड प्लस डबल कोड सिंगल कोड, दैट्स इट। सिंगल कोड डबल कोड प्लस टेक्स्ट बॉक्स का नाम प्लस डबल कोड सिंगल कोड, ये पहले कॉलम के लिए होता है, चाहे जितने भी कॉलम हो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपकी क्वेरी हो गई, ये तो आपका हो गया सेलेक्ट में। सेलेक्ट तो हो गया, बट आई वांट टू, अब यहाँ कमांड की तो जरूरत पड़ेगी, कमांड ऑलरेडी है, लेकिन कमांड के साथ साथ मुझे एक रीडर कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। मैंने 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, अब मुझे सबको पीना है, तो कंटेनर, एक ग्लास की जरूरत पड़ेगी सबके लिए। तो वो कंटेनर, जो ग्लास जो है वो कंटेनर है, उसके लिए मुझे एक एसक्यूएल क्लास लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लगा एसक्यूएल डेटा रीडर, उसका नाम कुछ भी ले लो, मैंने डीआर के नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब जो मैंने कनेक्शन डीआर के नाम से ले लिया, नहीं डीआर के नाम से ले लिया, अब डीआर के बाद नीचे एसक्यूएल कनेक्शन ओपन करना ही करना है। अब आपको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत पड़ेगी। एग्जीक्यूट तो आपने कराया ही ऑलरेडी, लेकिन एग्जीक्यूट कराने से पहले मुझे उसको रिटर्न कराना है कहीं पे। तो मुझे किस में लेना है, डीआर के अंदर। मैं डीआर के अंदर एग्जीक्यूट कराऊंगा तो जितने भी टेबल के जितने भी रोज एंड कॉलम्स है किसके अंदर में आ जाएंगे, डीआर के अंदर में। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ डीआर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, तो नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि डीआर डीएमएल नहीं है, डीडीएल है। तो मैंने क्या बोला था, एग्जीक्यूट रीडर लगाना है, तो इसके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर कर दोगे तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। जो भी गलत आ रहा है, एग्जीक्यूट रीडर कर दो उसको। तो ये क्योंकि एग्जीक्यूट ये क्या है, डीडीएल है, एग्जीक्यूट रीडर हो गया। अब डीआर के अंदर में तुम्हारा कितने कॉलम आ गए, 3 कॉलम। कौन कौन से, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी, तीनों कॉलम आ गए। यानी कि डीआर को अगर मैं किसी कॉलम को रिप्रेजेंट कराना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं डीआर का आईडी, डीआर का नेम, डीआर की सैलरी, तीनों कॉलम आ गए। अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक टेबल है, टेबल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, मेरे को सेलेक्ट करना है, हो सकता है वो पहले रिकॉर्ड पे हो सकता है वो चौथे रिकॉर्ड पे हो, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। लूप कितने तरह के होते हैं यहाँ पे, 2 तरह के। कौन कौन से, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है। कहाँ यूज करूंगा, यहाँ मेरे लिए बेस्ट रहेगा वाइल। फॉर और वाइल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज करूंगा वाइल। वाइल बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो वाइल स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे वाइल, और डीआर के, चूंकि डीआर के अंदर सारा रिकॉर्ड आ रहा है तो डीआर डॉट रीड लिखेंगे। क्या डीआर रीड कर रहा है, अगर डीआर रीड कर रहा है तो मैं चाहता हूं फाइनली मेरी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स कौन से, नए नेम में आ जाए और सैलरी में आ जाए। तो मैं इसका सीधा टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखता हूं, एल्स वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। तो txt नेम के टेक्स्ट के अंदर में मैं क्या रिटर्न चाहता हूं, डीआर के कॉलम का नाम। तो डीआर के कॉलम का नाम क्या है, डीआर का जो कॉलम का नाम होगा वो लिखना पड़ेगा जो बैकएंड में है। तो बैकएंड के अंदर में जो मैंने कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। चूंकि ये डीआर जो है इंडेक्सिंग वैल्यू उठाता है और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी, डॉट टू स्ट्रिंग करूंगा ताकि टाइप कास्ट होकर वो चेंज हो जाएगा किसमें, स्ट्रिंग में। सेम को मुझे चेंज अगेन कॉपी कर लेंगे, एक और कॉलम है, पेस्ट कर दिया। दूसरे वाले का नाम क्या है, सैल है, तो मैंने सैलरी के लिए सैल कर दिया। और मुझे सपोज कर लो कॉलम का नाम याद नहीं है, तो मुझे अगर इंडेक्सिंग वैल्यू याद है तो हो जाएगा। सबसे पहला वाला 0 1 2, तो ये वाला सैलरी वाला कौन सा कॉलम है, 2 है। तो मैं सीधा यहाँ पे, अगर मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू वो नहीं याद है कॉलम का नाम, तो मैं सीधा यहाँ पे 2 भी लिखूंगा तो चलेगा। अब डीआर कंटेन लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, तो डीआर को मुझे क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे वाइल के बाद, तो डीआर डॉट क्लोज, ध्यान रखना वाइल के बाद ही क्लोज होगा ये, ठीक है। और फिर हमने एसक्यूएल कनेक्शन को भी क्लोज कर दिया। फाइनली मुझे कोई रिकॉर्ड ये दिखाना नहीं है, नो नीड ऑफ दिस लैंग्वेज, ये लाइन, इसको मैंने हटा दिया। तो देखो ये क्वेरी मेरी स्टार्ट वो बन गई किसकी, सिलेक्ट वाली। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखोगे कि जो मेरे पास रिकॉर्ड थे 101 रिकॉर्ड है मेरे पास, तो 101 का डेटा को मुझे फाइंड करना है, तो मुझे वहाँ पे किसको डालना पड़ेगा, प्राइमरी की को डालना पड़ेगा ना। तो प्राइमरी की मेरे पास कौन सा 101 है, तो मैंने वहाँ पे 101 एंटर किया और मेरे पास फाइंड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरे बैकएंड का डेटा को गेट करके फॉर्म पे दिखा देगा। क्लियर है। तो ये है आपका चारों CRUD ऑपरेशन मैंने आपको बताया, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के साथ हमने किया है। कितना ईजी है, अगर तरीके से अगर समझ के करोगे ना तो वही कोड को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और करने के तरीके और भी हैं, बट पहले थोड़ा सा स्मूथली इसको समझ के करो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो स्टॉप करूँ मैं इसको, एक बार आप लोग प्रिपेयर करो।